हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सिविल सर्विसेज एक बहुत बड़ा सपना होता है और इस सपने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सैक्रिफाइसेस करते हैं। हमारे साथ आज एक ऐसे ही टॉपर जुड़े हैं जिनकी कहानी बहुत ही इंस्पिरेशनल है। 2013 में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन किया और इनको पता था बनना है तो सिविल सर्वेंट और एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज ही क्रैक करना है। प्लान बी के बारे में इन्होंने कभी नहीं सोचा क्योंकि सिविल सर्विसेज करना है तो सिर्फ प्लान ए ही आपका ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए। और शायद यही एक रीजन है, यही एक डिटर्मिनेशन है जो आज वो हमारे साथ जुड़े हैं। अमेश श्रीवास्तवा जी, छत्तीसगढ़ सिविल सर्विस 2020 एग्जामिनेशन में रैंक 7 हासिल किया आपने। वेलकम सर टू स्टडी आईक्यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्टडी आईक्यू। सर हमें बहुत खुशी है और जैसे मैं सभी दर्शकों को बता रही थी कि 2013 में आपकी ग्रेजुएशन हुई और 2013 से ही आप इस साइकिल में हैं। तो फाइनली जब आप फाइनली आज जब रिजल्ट आ गया है, लिस्ट में आपका नाम है, तो कैसी फीलिंग है? मैम फीलिंग काफी मिक्स्ड है एंड काफी अनरियल है मैम। 2-3 दिन हो गए रिजल्ट आए, बट आई स्टिल कुड नॉट आई एम स्टिल क्वाइट इन डिलेमा एंड कि सच में दिस हैज हैपेंड एंड it is very happy and very proud of for my family. This moment is very very special for all of us. So काफी खुशी है और काफी mixed feelings है, mixed emotions है। So finally ये हुआ, तो अभी काफी अच्छा भी फील हो रहा है और हाँ काफी सही है मैम। अमी जी, जब हम इस एग्जामिनेशन की बात करते हैं, इट डिमांड्स अ लॉट फ्रॉम यू। क्या ऐसा मोटिवेशन था कि अगर हम पिछले 7 सालों में बात करें, दैट केप्ट यू इन द रेस? मैम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन इन माय लाइफ जो रहे हैं मेरे फादर रहे हैं। मैम ही इज अ रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर, गवर्नमेंट सर्वेंट, एंड जस्ट जस्ट अभी अभी उसने वो रिटायर हुए हैं इसी साल जनवरी में। एंड ही वाज सब डिविजनल ऑफिसर इन छत्तीसगढ़ इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। So from my childhood days only, I have took inspiration from him। और जैसा उन्होंने काम करते मैंने उनको देखा है, तो उससे मैं शुरू से इंस्पायर हूँ सबसे पहले। और खासकर उनके थ्रू मैं, जैसे कि डिपार्टमेंट हमारे जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता था, तो वहाँ पे जैसे गेट टुगेदर्स होते थे, तो मैं हमेशा वहाँ जाया करता था बचपन से। तो वहाँ पे बहुत से ऑफिसर्स आते थे, आईएएस आते थे, आईएफएस आते थे, आईपीएस ऑफिसर्स आते थे। तो मैं हमेशा ना उस पार्ट उन गेट टुगेदर को स्किप नहीं करता था कि उन वहां जाके मैं उनसे एक सीखता था कि मैं उनको देख के एक फील होता था अपने आप की यार कुछ तो बात है। हाँ यार, बनना है तो कुछ ऐसा बनना है, मतलब एक अलग ही एक एटीट्यूड और एक अलग ही उनका एक वो रहता है। तो मैं वहां से सबसे पहले मैं इंस्पायर हुआ और घर से भी शुरू से सपोर्ट था इस चीज के लिए। सो दिस वाज माय इंस्पिरेशन इन माय लाइफ कि हाँ मुझे भी जाना है तो पापा की लेगेसी को ही कंटिन्यू करना है, नहीं तो फिर शायद अधूरा रह जाएगा मेरा जीवन। और आपने उसे बखूबी पूरा किया। पूरी जिंदगी का जो जी हाँ आपने जी। एक सोल मोटिव था कि अपने पिताजी की लेगेसी को आगे बढ़ाना। अमी जी, हाँ जी हाँ जी मैम। 7 साल एक बहुत बड़ा समय होता है किसी जी हाँ एग्जामिनेशन जी। को देना। किस हाँ जी तरीके मैम। से आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखा, कंसिस्टेंट रखा? क्योंकि कई बार ऐसे प्रेशर्स आते हैं कि 7 साल हो गए हैं, नाउ यू शुड गेट सम जॉब, ऐसे सोसाइटल प्रेशर्स जैसे कह लें। यस मैम। यस मैम। मैम प्रेशर्स तो मैंने बहुत ज्यादा झेले मैम। मतलब इनिशियली तो मुझे इतना ज्यादा प्रेशर्स नहीं झेला, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली 15-16 से, मतलब जब मैंने प्रीलिम्स क्लियर करना चालू किया, शुरू का 2 साल का गैप था इनिशियली दिल्ली में जब मैं था 13 के बाद। 15 से मैं स्टेट पीएससी में फुल फ्लेज से आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। तो स्टार्टिंग में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद प्रीलिम्स हुआ, मेंस नहीं हुआ। देन प्रेशर स्टार्टेड बिल्डिंग कि व्हाट्स हैपनिंग यार, क्या हो क्या रहा है, व्हाट इज द ड्रॉबैक, क्या हो रहा है मुझ में, क्या समझ नहीं आ रहा है। तो ये सब कोप अप करने के लिए काफी टाइम लगा। एंड देन ऑब्वियसली बात है कि गैप काफी होने लगा, और सारी फ्रेंड्स सब सेटल हो गए। सबसे बड़ा टेंशन यहाँ से चालू हुआ जब आपके फ्रेंड्स सब कहीं ना कहीं अच्छे जॉब में पहुंच जा रहे हैं एंड यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग, यू आर स्टिल फाइटिंग, आप स्टिल वही हर साल आप वही जवाब दे रहे हैं, यार एग्जाम है, यार मैं नहीं आ सकता, एग्जाम है। दे वर ऑल्सो फेड अप, यार क्या बहाना करता है यार तू, हमेशा एग्जाम, तेरा साल भर एग्जाम ही चलते रहता है, कभी प्री कभी मेंस। तो ये एक मुझे फील बहुत बुरा होता था, नो डाउट। तो मैम ये प्रेशर यहाँ से बिल्डअप चालू हुआ, फिर धीरे से फैमिली का प्रेशर तो ऑब्वियसली सबसे पहले आपको झेलना ही पड़ता है। फैमिली में भी मेरे यंगर ब्रदर्स भी सेटल होते गए धीरे धीरे। सो वो मेंटल प्रेशर और इंक्रीज हुआ। फिर डैड का रिटायरमेंट नियर आते गया, मतलब डैड रिटायर्ड इसी साल हुए हैं, तो मैम ये और ज्यादा मतलब ये पुशअप करते गया पूरी मेरे प्रेशर को। तो ऑब्वियसली मैम प्रेशर अभी बहुत ज्यादा मैंने फाइट किया,
बट मैम टोटली द थिंग दैट केप्ट मी मोटिवेटेड इन माई लाइफ वॉज माई मदर एंड फादर, डेफिनेटली। हर फेलियर के बाद उन्होंने मुझे हमेशा एक ही जवाब दिया है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, कोई बात नहीं। एंड दिस वाज द वर्ड्स, सिर्फ एक ही वर्ड्स उनके होते थे, अगर मैं प्री भी फेल हुआ या मेंस भी फेल हुआ तो सिर्फ यही उनके वर्ड्स निकलते थे, अगर आप लगे रहोगे तो डेफिनेटली यू विल हैव इट। सो अगर आप डेडिकेटेडली करते रहो, कंसिस्टेंसी करते रहो, तो देर सवेर जो बोलते हैं फल मिलता है। तो दैट केम ट्रू इन माई लाइफ फाइनली। So this was the driving force in my life. Totally, my parents were there. And it came finally with an amazing rank of 7. It is incredible. Yeah, ma'am. लिस्ट में नाम आना ही बड़ी बात होती है, और अगर आप टॉप रैंकर हैं तो ये तो बहुत ही अलग सी और इनक्रेडिबल बात होती है। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। लास्ट पीएससी, इसके जस्ट प्रीवियस पीएससी में भी आई गॉट सेलेक्टेड, बट माय रैंक वाज 211, 211. So in just current PSC, I got rank 7. So there was a massive leap from 211 to 7. Last time I didn't got any post, but this time I got under 10. अमित जी, एक और चीज जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे आपने बताया कि हमेशा आपके पेरेंट्स आपके साथ रहे हैं और आपको पता था कि सिविल सर्विसेज ही करना है, लेकिन जब इतना लंबा समय हो जाता है, अब जब एग्जामिनेशन को इतना लंबा समय देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप थोड़े और बैकअप्स के बारे में सोचने लगते हैं, अलग अलग एग्जामिनेशन जो थोड़े से सिविल सर्विसेज ओरिएंटेड ना हो, बट फिर भी एक बैकअप के तौर पे आप अलग अलग बैंकिंग, एसएससी के बारे में आप सोच रहे या तो क्या ये बात आपके मन में भी आई, प्लान बी के बारे में आप भी सोच रहे थे? डेफिनेटली मैम, बहुत दिमाग चला बीच में, एसएससी, बैंकिंग एंड भी मतलब स्टेट लेवल के भी और जो दूसरे जॉनर्स के एग्जाम होते हैं मैम, वहाँ पे भी मैंने दिया है डेफिनेटली, ऐसा है नहीं है कि नहीं दिया। एंड आई वाज लकी कि आई डिडंट गेट सेलेक्टेड इन एनी ऑफ दोस एग्जाम्स, वरना मैं शायद मैं वहीं स्टक हो जाता। मतलब मैं आईबीपीएस का इंटरव्यू दिया था 2015-16 में, बट बोथ द टाइम्स आई फेल्ड इन दैट। सो मैम डेफिनेटली एक लगता ही है कि एक बैकअप आ जाए, फिर शायद पढ़ते रहूंगा, एक और एक एग्जाम आ जाए, एक शायद तब एक प्रेशर रिलीज हो जाएगा। बट डेफिनेटली मतलब मैं लकी था अपने लाइफ में कि मैं हर एग्जाम में फेल होता गया, तो मैंने वो जॉब चालू भी नहीं कर पाई। तो शायद अगर मैं वो जॉब चालू कर लेता तो मैं शायद इतना टाइम नहीं दे पाता अपने इस गोल को। सो डेफिनेटली मैं और दूसरे एग्जाम्स दिया हूँ, बट फाइनली ये लिखा था मेरे लाइफ में, तो यही मिला मुझे फाइनली किया। और आपने अभी जैसे कहा कि अच्छा वो आप बैंक में सिलेक्ट नहीं हुए, और शायद इसीलिए कहते हैं डेस्टिनी प्लान्स यू द बेस्ट। डेस्टिनी, या डेफिनेटली मैम। अमित जी, अब मैं आपकी जर्नी की बात करना चाहती हूँ, जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है आपकी। हम हमेशा आप भी आपकी जर्नी की ही बात कर रहे हैं, तो जो अप्स एंड डाउन से रही है, कभी प्रीलिम्स निकला है, कभी मेंस नहीं निकला, कभी दोनों निकला, सो ये बहुत ही अनइवन सी कांस्टेंट ग्राफ नहीं रहा है। आपने कैसे समझा, कैसे स्ट्रैटेजी चॉक आउट की, और पिछले अटेम्प्ट में जब आपकी रैंक 211 आई है और इस अटेम्प्ट में 7 आई है, तो क्या स्ट्रैटेजी में चेंजेस किए? या मैम, मैं स्टार्ट करना चाहूंगा 2015 से, फॉर द वेरी इनिशियल फेज। तो in the initial both the times I could not clear prelims. So उसके बाद मैंने वहां पे एक अपने स्ट्रेटजी में बदलाव लाया। प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है तो पहले प्रीलिम्स की सोचा जाए। तो मैं वहां पे मैंने अपने आप में लैक किया कि मैं रिवीजन में लैक कर रहा हूँ सबसे ज्यादा। आई स्टडीड एवरी मोर और लेस एवरी एस्पेक्ट। सब्जेक्ट्स तो मेरे पूरे कवर हो ही जाते थे, बट आई एनालाइज माई सेल्फ कि देयर वाज लैक इन रिवीजन इन माई प्रिपरेशन। जो मुझे आती हुई चीजें वहां पे गलती हो जा रही है, तो दैट वाज द फ्लॉ इन माई सेल्फ। मैंने ये पहले ही इम्प्रूव किया, मैंने रिविजन ज्यादा शुरू किया अपने प्रिपरेशन में। सो मैम उसके बाद प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया, बट आई स्टक इन मेंस। तो बोथ द टाइम आई स्टक इन मेंस। तो वहां पे मैंने फिर अपने आप को फिर एनालाइज किया। फिर मैंने मेंस के अपने स्ट्रेटजी प्रिपरेशन में ये किया कि पहले तो मैं पेपर जो मेरे 200 मार्क्स के होते हैं मैम, तो वहां पे मैं अटेम्प्ट पूरे अपने दे नहीं पा रहा हूँ। मतलब 200 में अराउंड 180 या 185 या 175। तो मैम स्पीड का एक नो डाउट एक था, प्रॉब्लम थी मुझ में। And ma'am, revision again the same the thing that lagged in prelims was in mains also. Because मैम अगर वहाँ पे आप टाइम पे अगर आपको पेपर कंप्लीट करना है, तो आपको मे बी, मुझे ये लगता है कि आपकी पूरी चीजें आपके दिमाग में रेडी होनी चाहिए, तभी आप उसको लिख पाएंगे मेंस में। तो मैम अगर रिविजन है तभी आपको चीजें याद रहेंगी, नहीं तो फिर आपको ऑब्वियसली वहाँ पे अगर आप सोचने बैठ जाएंगे 5 मिनट भी अगर सोचेंगे, तो देर विल बी अ लॉस ऑफ 10 मार्क्स और 15 मार्क्स की क्वेश्चन का लॉस हो जाएगा डायरेक्टली। एंड दैट इज अ सुसाइड आई थिंक। कि अगर आप 10 मार्कर भी छोड़ दिए तो रैंक कैन बी मोर और लेस 50 या 60 में आपकी रैंक शायद आगे पीछे हो सकती है। तो मैम आई कोप्ड अप विद दैट। एंड डेफिनेटली मैम, हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी कंटिन्यू किया 2 साल से मैम, ग्रुप स्टडी में खासकर मुझे एक ज्यादा बड़ा ग्रुप तो नहीं था, क्योंकि मेरे काफी ग्रुप वाले ऑब्वियसली कहीं कहीं सेटल हो गए थे या किसी ने
ये लाइन ही छोड़ दी थी, कहीं और कुछ और पकड़ लिया था। एक दो फ्रेंड्स थे हम लोग मैम, तो हम लोग मैम फोन पे काफी प्रिपरेशन किया मैम हम लोगों ने। एक दूसरे को कॉल करते थे और घंटों बात करते थे। अगर जैसे कि बुक्स से क्यों यार बोर हो जाता है आदमी एक समय के बाद, तो मैं हम लोग फोन पे क्या करते थे, कोई भी एक रैंडम पेपर उठाते थे किसी टेस्ट सीरीज का, और वो हम लोग डिस्कस करते थे कि हाँ तू अपने एक्सपर्ट्स बता, मैं अपने एक्सपर्ट्स बताता हूँ। और उसमें हम एक दूसरे के फ्लॉज ढूंढते थे और उसे नोट डाउन कर लेते थे। सो मैम ये काफी हेल्प करी मैम, जो फोन पे स्टडीज हम लोगों ने की है। रैंडमली कभी भी फोन करते थे हम लोग और एक दूसरे से बोलते थे, यार हाँ एक बात बता, चल व्हाट वाज द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, चल 8 मार्कर में आया ये क्वेश्चन। तो रैंडमली मैम अचानक से पूछ दिए तो कुछ स्ट्राइक तो करता नहीं था, बट मैम उससे ना एक थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती थी कि सोच सोच क्या लिखेगा अगर आ गया ये क्वेश्चन डायरेक्टली 8 मार्क में। तो मैम उससे एक ना एक थिंकिंग पर्सपेक्टिव बढ़ा। और मैम इससे मुझे लगता है कि काफी बेनिफिट मिला। जैसे ऐसे हो गया, ऐसे में मैम हम लोगों ने 10-10 ऐसे लिखे, मैंने 10 उसने 10, और एक दूसरे को उसे पीडीएफ बना के फॉरवर्ड कर दिए। तो मैम उसने फ्लॉज ढूंढे मेरे में, उसने मेरे में ढूंढे, मैंने उसके में, और मैम उसको हम लोगों ने कोप अप करके मिक्सअप करके एक एक मीडियम जो मध्यम मार्ग बोलते हैं उसको फिर हमने फॉलो किया। तो मैम दिस थिंग वेरी मच हेल्प इन माय स्टडीज। एंड मैम उसका जो इंटरव्यू फेज था मैम, जो मैंने लास्ट मेरा 211 रैंक था मैम, दैट टाइम आई गॉट वेरी लेस मार्क्स इन इंटरव्यू, अराउंड 60 मार्क्स ही मिले मुझे। तो मैम दैट वाज फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ माय लाइफ। तो मैम डेफिनेटली प्रेशर बिल्डअप बहुत ज्यादा था, बहुत नर्वस भी हो गया था मैं। एंड जो जो जिन जिन क्वेश्चन से मैं डरा था इंटरव्यू में, द सेम क्वेश्चन स्ट्रक इन माई इंटरव्यू। जिन जिन क्वेश्चन को मैं नहीं चाहता था कि ये ना पूछे जाए मेरे से, जैसे कि इतना लंबा गैप क्यों है, अभी तक क्या कर रहे थे, इंजीनियरिंग से यहाँ क्यों आना चाहते हो, तो ये सब के जवाब मेरे पास तो थे, बट देट वर नॉट अ सेटिस्फाइंग आंसर फॉर देम। तो हम यही आंसर पूछे गए। तो इस बार जो मेरा इंटरव्यू का था मैम, तो इस बार मैंने ज्यादा सोचा ही नहीं। मैंने बोला कि इस बार मैं ज्यादा प्रेशर लूंगा अंदर, इस बार मैं ऐसे ही जाऊंगा कि देखा जाएगा जो होगा, इस बार अच्छा गया तो अच्छा गया, बट फिर जो भी होगा देखेंगे करके। एंड मैम द वीडियोस ऑफ आपके चैनल के स्टडी की मैंने काफी फॉलो किया इंटरव्यू के लिए मैम। करंट अफेयर्स मैंने सीरियसली यहाँ से ही प्रिपेयर किया था, और एनालाइज जो जैसे फॉर्म बिल्स की टॉपिक अभी करंट में चल रहे थे जो पूछे भी गए इंटरव्यू में, और भी इंटरनेशनल इश्यूज, तालिबान इश्यूज वगैरह। तो मैम ये सब पूछे जाते हैं, करंट के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो मैम स्टडी आई की मैंने वीडियोस मैंने काफी एनालाइज किया, और उसके पॉइंट्स कुछ 4-5 पॉइंट्स मैंने जॉट डाउन भी किया, एंड वो काफी हेल्प भी की मुझे इंटरव्यू में मैम। तो दिस वाज द शॉर्ट आई गॉट थ्रू दिस। अमी जी, आपने प्रीलिम्स में एक बात मेंशन की कि बहुत जरूरी है आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, एक्यूरेसी के साथ करें, और जो दूसरी यस बहुत मैम। इंपॉर्टेंट चीज है वो टाइम। तो स्पीड और एक्यूरेसी का किस तरीके से सामंजस्य बना के पेपर को सॉल्व करना है? मैम स्पीड एंड एक्यूरेसी का मुझे तो लगता है एक ही वे है मैम, कि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर, मॉक पेपर या मॉक टेस्ट आप मैम ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करिए। और मैम उसमें भी ट्राई टू, मुझे मुझे लगता है कि 100 क्वेश्चन में आई ट्राई टू सॉल्व की ट्राई 100 to 100 आपके बन सके क्वेश्चन, खासकर मतलब मॉक इंटरव्यू, मॉक टेस्ट में। क्योंकि मैम लोग कई जो मॉक टेस्ट देने जाते हैं मैं देखा हूँ मैम, वो उसमें भी अराउंड 65 70 अटेम्प्ट करके आते हैं। तो वहां नेगेटिव भी हो जाएगा, आई थिंक वहां नेगेटिव भी आपके मार्क्स हो जाएंगे, तो दैट विल नॉट बी अ बिग डील। लेकिन कोई आंसर अगर आप गलत करते हैं तो आपको वो लाइफ टाइम याद रह जाती है कि मैंने हाँ ये आंसर गलत करके आया था। तो आप उसको गूगल करेंगे या उसको आप दिमाग में बैठाएंगे मेरा गलत क्यों हो गया। तो वहां पे आपका रिजल्ट तो कोई आ नहीं रहे हैं, कि लिस्ट तो बन नहीं रही है या पीएससी तो ले नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना चाहिए मॉक टेस्ट में। और मैम एक रिस्क टेकिंग तो डेफिनेटली अभी जो करंट वो चल रहा है, पैटर्न चल रहे हैं ऑब्जेक्टिव के, प्रीलिम्स के, मैम एक रिस्क आपको लेना तो पड़ेगा, नो डाउट मैम। तो एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी आपको बनाना जरूरी हो गया अभी करंट प्रीलिम्स के लिए। एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी, जैसे एजुकेटेड गेस भी कहते हैं एग्जामिनेशन में, वो आपको या हाँ जी। समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जितना ज्यादा यस। सॉल्व आप मॉक टेस्ट करेंगे उसी तरीके से आपकी ये डेवलप होगी। 2019 के अटेम्प्ट में आपकी रैंक 221, हो शिट, 11 2019 या। के अटेम्प्ट में आपकी जो रैंक थी वो 211 थी, और 2020 के अटेम्प्ट में आप सिक्योर्ड रैंक 7। तो इतना इतना ज्यादा लीप आपने कैसे लिया? व्हाट डू यू थिंक हैज बीन द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स? मैम इसमें मैं काफी लकी हो गया था, क्योंकि 19 का मेंस और 20 का मेंस मैम ये हम लोगों का एक ही साल में हो गया, क्योंकि कोविड के कारण लास्ट मेंस पोस्टपोन हो गया था। सो मैम 19 का मेंस हम लोगों ने मार्च में लिखा था, और 2020 का मेंस में हम लोगों ने जुलाई में लिखा था मैम। तो एक शॉर्ट गैप था दोनों में ओनली। सो मैम ऑब्वियसली मार्च वाले मेंस में जो जो गलतियां हुई थी रिटर्न में, तो उसे मैंने इम्प्रूव कर लिया 3 महीने के टाइम में खासकर।
और मैम जो इंटरव्यू का फैक्टर था मैम, जो मैंने बताया कि लास्ट टाइम मैं काफी नर्वस हो गया था और मैं डर गया था, तो मैम वहां पे मुझे लगता है कि अट्रैक्ट आपको वही चीजें करती हैं जिससे आप डरते हैं। तो मैम वही वही मुझे क्वेश्चंस अट्रैक्ट भी हुए वहां पे जिनसे मैं डरा था। तो इस साल मैंने बिल्कुल अपने माइंड को इतना फ्री करके गया था, हंसते खेलते गया था एक तरह से, यार चलो देखा जाएगा यार, अब फिर देखा जाएगा जो होगा। आई डोंट थिंक कि ज्यादा मैंने सोचा ही नहीं, मैं ऐसे ही गया। और मुझे इस बार काफी कैजुअल इंटरव्यू हुआ मेरा, मतलब काफी रिलैक्सिंग था, क्वेश्चंस भी मेरे स्फीयर में ही आए। और डेफिनेटली आई वाज लकी इन दिस इंटरव्यू। तो दिस वाज द इम्प्रूवमेंट इन माय इंटरव्यू एंड इन माय रिटर्न मैम। मैंने वो जो 3 महीने के जो गैप में दो दो मेंस लिखे थे, उसमें मैंने अपने आप को जो जो गलतियां हुई थी जिस पेपर में, उसमें मैंने इम्प्रूव किया मैम। अमी जी, मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि वो जो गलतियां आपने एनालाइज की और उसको रेक्टिफाई किया, थोड़ा सा उसे आप बता सकें कि क्या गलतियां एक्चुअली थी और उसको समझा और 2020 के मेंस में उनको सुधारा। हाँ जी मैम, 2-3 गलतियां मैं बता सकता हूँ, जैसे कि मैम लैक ऑफ रिविजन मेरे को, मतलब हमेशा मुझे ये गलती अपनी हमेशा लगी है कि मुझे कई चीजें पढ़ी है बट वहां याद क्यों नहीं आ रही है। तो वो डेफिनेटली दैट इज अ डायरेक्ट रिलेशन इसी से है कि आपका रिवाइज पर्याप्त नहीं है, तो आपको वहां पे स्ट्राइक नहीं करेगी वो चीज। उसके बाद मैंने मैम सिलेबस में, जैसे कि मैंने सिलेबस, हाँ ये प्रॉब्लम मैम शुरू से भी आया है, जैसे मेरा मेन शुरू में नहीं निकला था, तो मैम तब भी ये प्रॉब्लम थी कि मैंने सिलेबस को प्रॉपरली मैम एनालाइज ज्यादातर मतलब अच्छे से नहीं किया था। हम इस बार मैंने सिलेबस को कम्प्लीटली गो थ्रू, मतलब मैं रिपीट में सिलेबस को काफी गो थ्रू किया कि एक एक पॉइंट जो जो है उसको मैं किसी को छोड़ू ना, मतलब हर स्फीयर को कवर करूं। और सब चीज हर टॉपिक में खास कर और हाँ, जैसे कि किसी किसी आंसर्स पे आपको रहता है कि जो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल या कुछ क्रिटिकल टाइप के बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिन करने वाले, उसको मैंने इस बार क्या किया कि उसके मैंने एक लिख के 8 पॉइंट या 4 पॉइंट, जैसे कि कोई भी मार्क्स का जैसे आता है 15 मार्क्स के आते हैं, तो मैम उसका एक मैंने एक पेज या उसमें एक बुलेट पॉइंट्स में 8 पॉइंट बना लिए, किसी भी करंट अफेयर्स का कोई भी चल रहा है, अभी कोई भी इशू चल रहा है, उसका मैंने एक अपनी शीट पे मेंटेन करके मैम जो जो चीज पे मुझे लगा कि मेरी वीकनेसेस है, उस पे मैंने पॉइंट्स उसके शॉर्ट में बना के उसको कंटिन्यूसली रिवाइज किया। और मैम ये मुझे लगा कि काफी हेल्प किया मुझे मैम, कि आप अगर लिख लेंगे आप किसी चीज को शॉर्ट में, तो डेफिनेटली यू विल गो थ्रू इन दैट। और मैम ग्रुप स्टडी जो मैंने बताया मैम, ये मुझे सबसे ज्यादा इस बार हेल्प करी है दोनों बार। तो मैंने हम लोग, हाँ मैम प्रीवियस पेपर्स, यस मैम एक बहुत बड़ी चीज मैंने भूल गई थी, प्रीवियस पेपर्स हम लोगों ने मैम पूरे कंप्लीट किया, अराउंड 4-5 साल के पूरे प्रीवियस ईयर्स पेपर पे जो जो क्वेश्चन हम लोग से नहीं, मतलब जो जो बन गए वो तो ठीक है, बट जो जो क्वेश्चन नहीं बने मैम, उसे हम लोगों ने डिटेल्ड एनालाइज किया और उसको हम लोगों ने मैम उसे लिख लिया एक कॉपी में बना के, उसको आंसर्स लिख लिए, क्योंकि मैम रिपीट होने का चांसेस डेफिनेटली बहुत रहते हैं। तो मैम उससे हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से एनालाइज किया और उससे मैम हम लोगों ने एक जो जो आंसर हम लोग को टफ लगे वो हम लोगों ने लिख लिया मैम। तो ये 2-3 चीजें चेंजेस जो थे मुझे, ये 2-3 लाया था हम लोग ने दो। बहुत बहुत धन्यवाद अमेय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुझे लगता है जो भी पॉइंट्स आपने शेयर किया है वो बहुत ही यूजफुल रहेगा, और स्पेसिफिकली जो गलतियां आपने पॉइंट आउट की अपने एक्सपीरियंस से और उसको रेक्टिफाई किया यस मैम। दूसरे अटेम्प्ट में, तो शायद ये यस चीज मैम। जो आने वाले एस्पिरेंट है उनको पहले से ही समझ में आएगा और वो पहले से ही इन चीजों को लेकर विजिलेंट और कॉशियस रहेंगे। Thank you so much, यस मैम। Amity, यस मैम। and it was absolute pleasure to join with you and have your journey with us. Thank you. That was pleasure from my side, ma'am. Thank you, ma'am.